डेट है 1 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं 2007 से इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में 4 पिलर आते हो सके यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बने, साथ ही GS2 में मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीमेंट के अंडर में यूरोपियन यूनियन इंडिया से क्या चाहता है। सेकंड आता है जो चाहता है यूरोपियन यूनियन उसको इंडिया के सामने क्या इशू है, इंडिया को क्या इशू हो सकते हैं। थर्ड आता है इंडिया को क्या चाहिए यूरोपियन यूनियन से। और 4 आता है अगर ये एग्रीमेंट सक्सेस हो जाता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ सर्टेन इशू लेके ये अभी भी अटका हुआ है, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साथ ही ब्रेग्जिट के बाद जब से ब्रिटेन वहाँ से हट गया है इस EU से तो दिक्कत बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन इंडिया से क्या चाहता है, वो चाहता है इंडिया ना कम करे अपने टैक्सेस ऑन लिक्विड पे और डेयरी प्रोडक्ट पे। लिक्विड में, डेयरी प्रोडक्ट में फ्रांस को बेनिफिट हो सकता है। वो चाहते हैं आप रिड्यूस कीजिए टैक्सेस ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट पे, जिसका बेनिफिट जर्मनी को हो सकता है। वो चाहते हैं आपने लिबरलाइज कीजिए अपने अकाउंटेंसी साथ ही लीगल सर्विसेज को, मतलब उनके जो यूरोपियन यूनियन के CA रहेंगे या फिर लॉयर रहेंगे उनको ना इंडिया में आप प्रैक्टिस करने दीजिए, इंडियन जुडिशरी में। वो चाहते हैं आप ना मोर मार्केट एक्सेस दीजिए विथ लेस ड्यूटी हमारे प्रोडक्ट के लिए। वो चाहते हैं अगर कल कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के डील में, तब ना उसको सॉल्व करेंगे WTO के इंटरनेशनल डिस्प्यूट मैकेनिज्म में। जब से इंडिया ने 2015 में ऑल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी यूरोपियन यूनियन के कंट्री के साथ, उसको स्क्रैप कर दिया। तब से EU की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने में कुछ हर्डल आ रहे हैं, ये चाहते हैं आपने इसको सॉल्व कीजिए। फिर ना जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड है उस पे इंडिया के कुछ इशू है। फर्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। इंडिया चाह रहा है कि वो खुद की इंडस्ट्री को सेट करे, क्योंकि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो ना कंपीट नहीं कर पाएंगी यूरोपियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में। सेकंड आता है वो चाहते हैं आपने लिबरलाइज कीजिए अकाउंटेंसी साथ ही लीगल सर्विसेज को, लेकिन इंडिया में ना फॉरेन लॉयर या फॉरेन चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमिशन नहीं है अपना काम करने को, और हो सके इससे ना इंडियन लोगों की जॉब चली जाए इस सेक्टर में। और लॉयर लॉबी, CA लॉबी इसको अपोज कर रही है। फर्स्ट पॉइंट में जो ऑटोमोबाइल लॉबी है, इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर है, उसको अपोज कर रहा है। थर्ड आता है टैक्स ऑन लिक्विड नॉट रिड्यूस, क्योंकि इसको पे ना हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, तो कहाँ से अगर रेवेन्यू आ रहा है तो गवर्नमेंट तो कम नहीं करेंगी। अगर इनका कहना है हमने एक कंट्री को अगर प्रिविलेज दे दिया तो बाकी कंट्री सिमिलर प्रिविलेज मांग लेंगी, हम ना बाकी कंट्री को नहीं दे सकते। ये इंडिया के इश्यूज है। अब इंडिया की क्या डिमांड है यूरोपियन यूनियन से, ये देखते हैं। वो कह रहे, इंडिया कह रहे आप ना हमें डाटा सिक्योर का स्टेटस दीजिए, क्योंकि उनका कहना है इंडिया में ना डाटा सिक्योर नहीं होता, कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। जैसे हम आधार का डाटा देखते हैं या फिर जनधन का डाटा देखते हैं। इंडिया कहता है आप ना फ्री एक्सेस दीजिए हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अभी हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री है काफ़ी पीछे हट गई है वियतनाम, बांग्लादेश के कंपटीशन की वजह से। अब इंडिया का कहना है आप ना हमें वो फ्री एक्सेस दीजिए। जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है हम करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ना उसको डोमेस्टिक कोर्ट में चलाएंगे, इंडिया के कोर्ट में। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पे मना कर रहा है, उनका कहना नहीं, आपके जो डोमेस्टिक कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी, उसमें काफ़ी डिले होता है, केसेस सालों साल पेंडिंग रहती है। तो
और ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको ना हम आपकी डोमेस्टिक कोर्ट में नहीं चलने देंगे, आप ना इंटरनेशनल लेवल पे आ जाइए। इंडिया इसको मना कर रहा है। इंडिया की डिमांड है आप ना लिबरेशन कीजिए सर्विसेज को, मतलब जो सिंगापुर इशू आते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट है सिंगापुर इशू, उसमें 4 पिलर आते हैं। यहाँ पे हमें 4 पिलर 4 मोड दिखते हैं। फर्स्ट आता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब 2 देशों के बीच में अपना ट्रेड फ्रीली आने दीजिए, फ्रीली होने दीजिए। उसमें 4 आता है मूवमेंट नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिया के पीपल, आईटी सेक्टर वाले, बाकी वर्किंग पीपल, वो ना यूरोपियन यूनियन में जा सकते, उनको वीज़ा मिलने में कुछ दिक्कत ना हो जाए, वहाँ काम करने में कुछ इशू ना हो जाए। ये इंडिया की डिमांड है यूरोपियन यूनियन से। अगर ये डील फाइनल होती है तो इंडिया को कुछ बेनिफिट हो सकता है, इंडिया को ना मिल सकता है बड़ा एक मार्केट एक्सेस पूरा यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन से इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। जो अभी हमने सिंगापुर इशू देखे उसमें मोड 4 आता है। अगर इंडियन पीपल यूरोपियन यूनियन में जाके काम करना चाहते हैं तो उनके सामने कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस ना हो, ये ना यहाँ से सॉल्व हो सकता है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व, वो बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी तो फॉरेन रिजर्व आएगा। हमें यूरोपियन यूनियन के बाहर जाके भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिल सकता है। इंडिया में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही हो सके इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ से हमें अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिले। अब जब ये डील फाइनल होंगी और जब मीटिंग होगी अगली इंडिया यूरोपियन समिट, तब इसको फिर से करेंगे। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। ये इशू ऑलरेडी हमने 3 फरवरी को कवर किया था। जब भी इलेक्शन ऑफिसर, माफ़ कीजिए सेंसस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी आपके घर पे आते और आपको नाम बाकी चीज़ें पूछते, वो पूछते आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है। कोई बोलता है मैं इस धर्म से हूँ, कोई बोलता है मैं उससे हूँ, कोई बोलता है मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है। और एक लास्ट का ऑप्शन आता है अदर। अब जो आदिवासी है उनका कहना है हमें ना यहाँ पे डाल देते हो अदर में, हम ना हर बार अदर लिख देते हैं, हमारा धर्म ना हम इसमें डालते हैं, ना इसमें आते ना इसमें आते। आप ना ये अदर की जगह और एक ऑप्शन ऐड कीजिए सरना, मतलब जितने आदिवासी है उनका धर्म क्या है, उनका धर्म सरना है या सरना कोड है। ये डिमांड है आदिवासी जो झारखंड से आते, उड़ीसा से आते, छत्तीसगढ़ से आते या वेस्ट बंगाल से आते, जिनमें आते संताल, ओरन, हुओ, मुंडा और बाकी सब। अब इनकी डिमांड क्या चल रही है कि जो सेंसस होगा 2031 में या उससे पहले उसके बाद, आप डिमांड है हमारी आप ना सेपरेट रिलीजन का कॉलम वहाँ पे ऐड करें। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है और इनडायरेक्टली इस न्यूज़ में से भी हमें एक क्वेश्चन बनता है, कुछ आदिवासी के नाम। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमने ना आदित्य L1 लॉन्च किया था। सन एंड अर्थ के बीच में एक आता है लैग्रेंज पॉइंट, L1 पॉइंट, जहाँ पे सन एंड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है एक दूसरे को नलीफाई करता है, वहाँ पे हमने लॉन्च किया L1 को। और जो सोलर फ्लेयर आते हैं, मतलब सूरज पे जो आता है ना तूफान, इसको कहते हैं सोलर फ्लेयर। हमें दिक्कत इसी से है, क्योंकि ये जब हमारी अर्थ की तरफ आते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड को। तो आदित्य L1 ने अब इसको डिटेक्ट किया। हमारे लिए जो सूरज की लेयर से वो समझना इंपॉर्टेंट है। उसकी लेयर 2 तरह से आते हैं, एक आती है इनर लेयर, एक आती है आउटर लेयर। इनर लेयर जो होता है कोर, ये सबसे हॉट होता है। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर जो आउटर लेयर में होता है, ये है फोटोस्फीयर, जस्ट लेयर के ऊपर, क्रस्ट के जस्ट ऊपर कवर। और उसके ऊपर आता है कोरोना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कोर, फोटोस्फीयर, कोरोना एंड ए फ्लेयर, जो सूरज पे, सन पे जो तूफान आते हैं उसको कहते हैं फ्लेयर, और ये सन स्पॉट। आदित्य L1 ये ना इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। इस पे हमने एक पेलोड लॉन्च किया था जिसका नाम है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इन्होंने क्या किया है,
कैप्चर किया ऐसी इमेज को इन लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में, उसके फोटोस्फेयर में, साथ ही क्रोमोस्फेयर में। फोटोस्फेयर हमने अभी देखा। और ये फर्स्ट इमेज है सोलर फ्लेयर की, जिसको कहा गया है केर्नल, मतलब X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर। अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो ये 2 कीवर्ड आंसर में होने चाहिए। और ये हमारे लिए एक मेजर स्टेप बन जा रही है टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग सन्स एक्सप्लोजिव एक्टिविटी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा अर्थ पे। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। जो सुट पेलोड है उसने डिटेक्ट किया एक ब्राइटनिंग न्यू अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ, मतलब सूरज से जितने भी वेवलेंथ आती है उसके डिफरेंट टाइप में आते हैं। एक है न्यू अल्ट्रा वेवलेंथ जिसकी रेंज है 200 to 400 नैनोमीटर। और अब तक ना ये जो वेवलेंथ है ना अभी ज़्यादा ऑब्जर्व हमने की नहीं, हमें कभी दिखी नहीं इतनी ग्रेट डिटेल में जितना काम आदित्य L1 ने किया है। तो जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है ये कंफर्म हो सकता है कि जो एनर्जी निकलती है सूरज के फ्लेयर से, सूरज के तूफान से, ये ना स्प्रेड होती है डिफरेंट लेयर में, मतलब लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे करते करते वो ना हमारी अर्थ की तरफ चलती रहती है। और हमें एक नया इंसाइट मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स जो फिजिक्स है, इस क्या कारण है इस सोलर एक्सप्लोजन के पीछे, यहाँ से हमें समझ आता है। जो ब्राइटनिंग हमें दिख रही है वो कैप्चर कर रही है सोलर के एटमॉस्फेयर में। तो इस वजह से जो प्लाज्मा होता है सन के अंदर में वो ना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो सोलर कोरोना होता है टॉप ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर पे, फोटोस्फेयर के बाहर का स्फेयर, इसका टेम्परेचर ना कोरोना का ज़्यादा होता है और फोटोस्फेयर का कम होता है। तो हमें एक मिल जाता है कंफर्म लिंकेज बिटवीन फ्लेयर एनर्जी डिपोजिशन, मतलब जो सोलर तूफान आते उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और उस वजह से अर्थ पे टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है या कैसे इवोल्व हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के आर्टिकल पे। यहाँ से कुछ प्रीलिम के पॉइंट कवर होते हैं, साथ ही हो सके GS3 में मेंस का क्वेश्चन बने। वेटलैंड कंजर्वेशन हमें पता है 1971 में ईरान की एक सिटी थी रामसर। वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। हमें कंजर्व करने थे दुनिया भर में जितने वेटलैंड आते ना उनको। उसीलिए 2 फरवरी 1971 से हर साल ना हम मनाते वर्ल्ड वेटलैंड डे। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अभी 2025 की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हमें यह भी पता है 1987 में हमने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होता है। मतलब आज हम जितना करना चाहते हैं कीजिए, हमारी प्रगति, हमारा प्रोसेस, हमारा डेवलपमेंट, लेकिन वो ना निगेटिव हार्म ना करे हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को। ऐसा करना था आवर कॉमन फ्यूचर का। एक रिपोर्ट आई थी ब्रुंटलैंड कमीशन की, जिसको पब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में 1987 में। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है। तो जो वेटलैंड होते हैं ये क्या होते हैं सबको पता है। ये ना मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है हमारी अर्थ पे, जो हमें प्रोवाइड करते मल्टीपल बेनिफिट और ग्लोबली ये कवर करते अर्थ सरफेस का 6%, साथ ही प्रोवाइड करते 40% ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज को। लेकिन इतना होने के बाद भी ये ना सेवर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्वालिटी में भी साथ ही क्वांटिटी में भी, ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से। जैसे दुनिया भर में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, साथ ही जो डिमांड है हमारी लैंड के लिए वो ना बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज भी बड़ा इशू है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आता है यूनाइटेड नेशन के अंडर में, इन्होंने कुछ स्टडी की और हमें इंडिकेट किया। वो दिक्कत है सिंस 19 से 50% जो एरिया है वेटलैंड का वो हमने डाइवर्ट कर दिया है टू अकोमोडेट वेरियस अदर यूजेस। और बिटवीन
1970 एंड 2015 जो वेटलैंड का सरफेस एरिया था कोस्टल में भी साथ ही इनलैंड में भी उन्हें डिक्लाइन कर दिया 35%। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है वेटलैंड एक्सटेंड ट्रेंड इंडेक्स। इंडेक्स ना अभी 0.78% पर ईयर माइनस में चल रहा है रेट ऑफ लॉस का। इनका कहना है ये मोर देन 3 टाइम्स हायर है देन लॉस रेट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मतलब हमारे जितने पेड़ है नेचुरल वेजिटेशन है वो तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन उसका 3 गुना हायर में वेटलैंड लॉस कर रहे हैं। हम देखते हैं अराउंड 81% जो इनलैंड वेटलैंड स्पीसीज है, साथ ही 36% कोस्टल एंड मरीन स्पीसीज है, वो ना 1970 के बाद पूरी तरह से डिक्लाइन हो रही है। जो स्पीसीज होते हैं वेटलैंड पे उनके ना एक्सटिंक्शन का रिस्क हमें दिखाई दे रहा है। वो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं। तो हमें ना कंजर्व करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए वेटलैंड को। हम इसको लिंक करेंगे अदर डेवलपमेंट इशू के साथ में और हम बनाएंगे इसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर वाटर मैनेजमेंट। साथ ही मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को। इसमें वेटलैंड हमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। COP14 हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें से एक आउटकम निकला जिसको कहते हैं रामसर स्ट्रैटेजिक प्लान, और ना ये 5th नंबर का था। इन्होंने कहा हमें ना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें वेटलैंड हमें सपोर्ट कर सकता है। हमें मीट करना है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को। साथ ही जो UN डिकेड चल रहा है अभी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, यहाँ से हमें ना सपोर्ट मिल सकता है। अभी जो 2021 से 30 तक का जो डिकेड चल रहा है इसको कहते हैं UN डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में अभी टोटल 75 रामसर साइट आते हैं और ये साइट ना हिमालयन टेरिटरी से कोस्ट तक सारी जगह कवर करते हैं। एक डाइवर्स नेचर हमारे रामसर साइट का हमें मिलता है, जिसमें कुछ रिवर स्ट्रेचेस भी आते हैं। एक आता है अपर गंगा रिवर, ये ना रामसर साइट है, यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। लेकिन इंडिया के जो रामसर साइट है उनके सामने कुछ इश्यू आते हैं, जैसे हमारे जो नेचुरल वेटलैंड आते हैं ये ना कम हो रहे, 66% नेचुरल वेटलैंड कम हो रहे और हम इंक्रीज कर रहे मैन मेड वेटलैंड को। ये हमारे लिए चिंता का कारण है। एक स्टडी आई थी वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया वीज़ा की। उन्होंने कहा नियरली 30% जो नेचुरल वेटलैंड है इंडिया में ये ना लास्ट 4 डिकेड में लॉस्ट कर दी गए, क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एक्सपांशन, साथ ही पॉल्यूशन की वजह से। दूसरी तरफ हमने लॉस किया है बहुत सारा अर्बन एरिया में भी वेटलैंड। जैसे 1972 से 2014 तक मुंबई ने लॉस कर दे 71% वेटलैंड। 1991 से 2021 तक ईस्ट कोलकाता ने लॉस कर दे 36 वेटलैंड जस्ट 30 ईयर में, और चेन्नई ने लॉस कर दिया 85% इट्स वेटलैंड। ये जो वेटलैंड होते हैं ना ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, और इनकी जो वैल्यू है सोसाइटी के लिए काफ़ी बड़ी है। और जो वेटलैंड है ना ये हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे इकोलॉजी में, इकोनॉमी में, साथ ही सोशल सिक्योरिटी में। ये एक्ट करते सोर्स, साथ ही वेल एज अ सिंक ऑफ कार्बन। हमें पता है वेटलैंड ना कार्बन को कैप्चर कर लेता है। इस वजह से इनका जो रोल है क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन में हमें इन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिए। हम करेंगे मोर इफेक्टिव साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को। जो स्ट्रेस बढ़ रहा है हमारे वेटलैंड पे हम उसको रोकेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, साथ ही जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर आते हैं हम उसको रोकेंगे। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। सेबी ने ना एक नया पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। क्या है बॉन्ड सेंट्रल, किसने बनाया है और क्या पर्पज़ है? एक सेंट्रलाइज डाटाबेस पोर्टल है फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड इन बीड के लिए। जब भी इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट में जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं ना उनकी जो बीड होती है, जब बोली लगती है, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये पोर्टल इन्होंने शुरू किया है सेबी ने। ये क्रिएट करता है एक सिंगल
ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सच सिक्योरिटीज़ में, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में। यहाँ से हमें ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, साथ ही आपको ना डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट मिल सकता है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। क्वेश्चन प्री का बन सकता है बॉन्ड मार्केट, सेबी, पोर्टल एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड पे। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। अभी ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट साथ ही मेटा मतलब फेसबुक, इन्होंने एक चार्ट बोर्ड बनाया है जिसका नाम है आपले सरकार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है इस चार्ट बोर्ड के थ्रू ना वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको सर्विस मिले वाया व्हाट्सअप के थ्रू। ये ऑफर करते सर्विसेज थ्रू बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस। प्रीलिम के लिए इतने ही बनेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।